तो कहानी की शुरुआत में हम फ्रांचेस्का नाम की एक औरत को देखते हैं जो इटली के एक शहर में रहती थी, जहां अचानक एक रात उसे एक कॉल आता है कि उसके पति की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सुन के वो अपने दोस्त के साथ वहां जाती है और फिर अपने वकील सेजार के साथ उसके पति की बॉडी की पहचान करने जाती है, जहां वो पहली लाश देख के मना कर देती है कि ये उसका पति नहीं है। असल में उस अस्पताल में बॉडी की अदला बदली हो गई थी, जहां जब वो उसे उसके पति के सामने ले जाते हैं तो उसे मरा देख फ्रांचेस्का काफी उदास हो जाती है, जहां अब उसे उसकी बेटी जूलिया का अकेले ही ख्याल रखना होगा। फ्रांचेस्का काफी खूबसूरत थी और उसके पति के अंतिम संस्कार में एक बूढ़ा आदमी उसे ताड़ने लगता है, जहां सभी लोग फ्रांचेस्का के अकेलेपन का इस्तेमाल करना चाहते थे। जहां उसके पिता उसकी और जूलिया की देखभाल करने को कहते हैं, लेकिन फ्रांचेस्का उनको साफ मना कर देती है। यहाँ पर उसके पिता उससे कुछ पैसे उधार लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुछ समय में फ्रांचेस्का को ही पैसों की कमी होने वाली है। जिसके बाद उसका वकील सीजार उसे बताता है कि उसका पति पैसों का सिर्फ दिखावा करता था और असल में वो कर्ज में डूबा हुआ था, जो अब फ्रांचेस्का का हो गया है। जहां उसने अपने नाम पे जो लाइफ इंश्योरेंस ली थी वो भी 6 महीने पहले बंद हो गई थी, जिसमें से भी फ्रांचेस्का को कोई पैसा नहीं मिलेगा। जहां वो अपना घर और अपने कीमती सामान को बेच के उस कर्जे को तो चुका देगी, लेकिन अब उसके पास घर खर्च के लिए पैसे नहीं होंगे। इसलिए एक दिन वो अपनी दोस्त क्रिस्टीना के पास जाती है और उससे नौकरी मांगती है। जहां दोस्त होने के नाते वो उसे वहां नौकरी दे देती है और जिस जगह फ्रांचेस्का रानी की तरफ आया करती थी वहां अब वो काम कर रही है। और यही चीज उसकी सारी दोस्तों को भी अच्छी नहीं लगती। जहां एक दिन उस जगह का मालिक फ्रांचेस्का के साथ छेड़छाड़ करता है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस नौकरी को भी छोड़ देती है। जिसके बाद मजबूरी में फ्रांचेस्का को अपनी नाव भी कम दाम में बेचनी पड़ती है और उसकी मदद करने के लिए सीजार ने उस नाव को खरीद लिया था। जिसके बाद फ्रांचेस्का एक एक करके अपने घर का सारा सामान बेच देती है और उसकी हालत देख के सभी को उस पे तरस आ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जिसके बाद वो फैसला करती है कि वो अपने कपड़े भी नीलामी में बेच देगी, जहां काफी अमीर लोग उसके कपड़े खरीद लेते हैं और फ्रांचेस्का एक एक करके उसके महंगे कपड़े भी बेचने लगती है। देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन फ्रांचेस्का के पास एक काफी अमीर आदमी आता है, जिसे वो पसंद आ जाती है और वो फ्रांचेस्का को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। यहाँ वो उसे बताता है कि उसे सीजार ने भेजा है और वो अपनी जिंदगी में काफी अकेला है, जहाँ उसकी बीवी और बच्चे रोम है और वो चाहता है कि फ्रांचेस्का उसके साथ एक अफेयर रखे, जिसके बदले वो हर महीने उसे पैसे देगा। लेकिन ये सौदा करने से फ्रांचेस्का साफ मना कर देती है, लेकिन उसके लिए पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी और अब उसे समझ आ गया था कि पैसों के लिए उसे वापस शादी करनी होगी। और एक दिन वो एक दूसरे अमीर आदमी से मिलती है, जिसके साथ वो शादी का फैसला करती है। लेकिन जब उसे उस आदमी के बुढ़ापे के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ से भाग जाती है और अपने दोस्तों के साथ उसका मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके कपड़े उसके दोस्त सैंड्रा ने खरीदे थे, जहाँ ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उस रात वो सैंड्रा के पति को अपने घर बुलाती है और उसके साथ अपना अफेयर शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर जब वो उसके कपड़े उसे वापस देने को कहती है तो वो साफ मना कर देता है। लेकिन जब फ्रांचेस्का सैंड्रा को उनके अफेयर के बारे में बताने को कहती है तो अगले ही दिन उसके सारे कपड़े उसे वापस मिल जाते हैं, जहाँ वो उसके एक कोट को बेच के काफी पैसा बनाती है और समझ जाती है कि उसे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके पैसे कमाने होंगे। जहाँ वो धीरे धीरे अपने सारे कर्ज चुका देती है और जूलिया की फीस भरने के साथ वो एक नई गाड़ी भी खरीद लेती है। जिसके बाद एक दिन उसके पास सैंड्रा आती है, जो उससे कहने लगती है कि जो कोट उसके पति ने उसे दिया था उसकी किश्त भरनी अभी बाकी है। लेकिन जब फ्रांचेस्का उसे बताती है कि उसने उसे बेच दिया है तो गुस्से में सैंड्रा उससे कहने लगती है कि मेरे पति की तरह तुम्हारे पति का भी अफेयर चल रहा था, जहां उस औरत का नाम कमिला है और उसकी दुर्घटना वाली रात भी वो उसके साथ था। ये बात फ्रांचेस्का को खाई जा रही थी, जहां अगले ही दिन वो कमिला के घर जाती है और वो उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैंने उसे मेरे और फ्रांचेस्का के बीच किसी एक को चुनने को कहा था, जहां उसने तुम्हें चुना। यहाँ कमिला भी सब लोगों की तरह फ्रांचेस्का की खूबसूरती की तारीफ करती है, लेकिन ये बात उसे और भी परेशान कर देती है। जिसके बाद वो एक लॉटरी रखने का फैसला करती है और सीजार से मदद के लिए कहती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उस लॉटरी का इनाम खुद फ्रांचेस्का होगी। वो जानती थी कि सब लोग उसकी खूबसूरती के चलते उसे पाना चाहते हैं और कोई भी उसे और उसकी बेटी को अपनाना नहीं चाहता। जहां
ये सब सुन के सीजार मान जाता है, जहां फ्रांचेस्का कहती है कि मुझे ये बात कुछ अमीर लोगों तक पहुंचानी है। जिसके बाद उस लॉटरी की तैयारी शुरू हो जाती है और एक रात सीजार फ्रांचेस्का को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहां ये खेल होने वाला था। उस जगह काफी अमीर लोग आए थे, जिसमें एक औरत भी शामिल थी। इस खेल में हिस्सा लेने के लिए उनको 100 मिलियन देने होंगे और जो भी जीतेगा फ्रांचेस्का उस इंसान के साथ पूरे 4 साल तक बिना किसी शर्त के रहेगी। सीजार भी इसमें हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्रांचेस्का का वकील है। फ्रांचेस्का इन सब चीजों से खुश नहीं थी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती। जहां फ्रांचेस्का के पति की माँ भी इन सब चीजों से खुश नहीं थी, इसलिए बदनामी से बचने के लिए वो जूलिया को अपने साथ ले जाने को कहती है। लेकिन फ्रांचेस्का साफ मना कर देती है क्योंकि उनको जब मदद की जरूरत थी तब कोई नहीं आया था। जिसके बाद एक दिन फ्रांचेस्का एक गांव में जाती है जहां वो एक बूढ़े आदमी से मिलती है जो कि उसके खेल में हिस्सा लेने वाला था। यहाँ वो फ्रांचेस्का को देख के पहले तो काफी खुश था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रही है तो वो उसे वहाँ से भगा देता है। यहाँ तक कि एक दिन जूलिया के जरिए फ्रांचेस्का की एक दोस्त सेरेना उसे ताना भी मारती है। ये देख के जब वो सेरेना के पास जाती है तो वो उसे बताती है कि मेरा पति भी इस खेल में हिस्सा ले रहा है। फ्रांचेस्का कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक दिन वो सेरेना के पति के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम इस खेल में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि मैं अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन वो कहता है कि इस खेल में सेजार के सभी दोस्त हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ ये सुन के अब उसने फैसला कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन जब वो उस पार्टी में देखती है कि कमिला ने भी उसे पाने के लिए हिस्सा लिया था तो फ्रांचेस्का सीजार से कहने लगती है कि हमें सभी लोगों को उनका पैसा वापस देना होगा और इस खेल को बंद करना होगा। सीजार कहता है कि ये काम मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं इसे बंद कर दूंगा। ये सुन के फ्रांचेस्का मान जाती है क्योंकि वो सीजार का भरोसा करती थी। लेकिन जब वो देखती है कि सीजार पहले से ही एक रिश्ते में था तो वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक दिन अचानक फ्रांचेस्का गलती से एक आदमी को ठोक देती है जिसका नाम एंटोनियो था और वो पहली नजर में ही फ्रांचेस्का का दीवाना हो जाता है। जहां फ्रांचेस्का उसे अपने घर ले जाके उसका ख्याल रखने लगती है और एंटोनियो उसके घर में उसके साथ रहने के लिए बहाने बनाने लगता है। जहां फ्रांचेस्का भी उसके इरादे समझ जाती है और उसका साथ देने लगती है। जहां एक ही दिन में एंटोनियो को फ्रांचेस्का से प्यार भी हो जाता है और वो उससे कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन फ्रांचेस्का उसके साथ डेट पे जाने से मना कर देती है, लेकिन एंटोनियो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। जिसके बाद एक दिन जब फ्रांचेस्का एनरिको नाम के एक आदमी के साथ थी तो तभी वहां एंटोनियो आ जाता है और कहने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये देख के फ्रांचेस्का यूज वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनियो उसकी एक नहीं सुनता और एनरिको के सामने काफी अजीब अजीब बातें बोलने लगता है। ये सुन के एनरिको वहां उन दोनों की बेइज्जती कर देता है और एंटोनियो को पीट के वहां से चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो फ्रांचेस्का का पीछा नहीं छोड़ता और आज रात वो दोनों प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन एंटोनियो फ्रांचेस्का के खेल के बारे में अनजान था और अगले दिन सीजार फ्रांचेस्का को एक बूढ़े आदमी से मिलाता है जो बस एक बार फ्रांचेस्का को देखना चाहता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि फ्रांचेस्का ने पहले से ही एंटोनियो को चुन लिया है। जहां एंटोनियो के साथ बात इतनी बढ़ जाती है कि अब एंटोनियो जूलिया को भी एक बाप का प्यार देने लगा था। लेकिन फ्रांचेस्का भी ना चाहते हुए खुद को एंटोनियो से दूर रखने लगी थी। जहां एक दिन उसे पता चलता है कि एंटोनियो पहले से ही उस लॉटरी के बारे में जानता था और उसे कोई दिक्कत नहीं थी। ये सुन के फ्रांचेस्का समझ जाती है कि उसे भी बस पैसा चाहिए और वहां से चली जाती है। जिसके कुछ दिन बाद सीजार की ऑफिस में छापा पड़ता है क्योंकि किसी ने पुलिस को उसकी लॉटरी के बारे में खबर कर दी थी। जहां पुलिस इलीगल लॉटरी के लिए उसे गिरफ्तार कर सकती है और अब उस लॉटरी से जुड़े सभी लोगों को कोई रास्ता निकालना होगा। जहां सीजार ने फ्रांचेस्का को समझाया था कि तुम्हें पुलिस से कहना है कि कोई लॉटरी नहीं खेली जा रही है, लेकिन फ्रांचेस्का पुलिस को लॉटरी के बारे में बता देती है और कहती है कि इस लॉटरी का इनाम वो नाव है जो उसने सेजार को बेची थी। ये सुन के सेजार
इंतजार का भेजा वकील भी हैरान हो जाता है और सब लोग जिन्होंने लॉटरी में हिस्सा लिया था वो भी फ्रांचेस्का को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसके झूठ की वजह से वो सब जेल जाने से बच गए, जहां फ्रांचेस्का को लॉटरी के करोड़ों रुपए भी मिल गए और वो आजाद भी थी, जहां वो अपनी बेटी के साथ वहां से दूर चली जाती है। और पुलिस को लॉटरी के बारे में बताने वाली भी फ्रांचेस्का की ही थी। जहां इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।